स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। यस सर। ये क्या है? स्क्रीन पे जो है वो क्या है? क्या बोलते हैं उसको? रंजित का वेट थोड़ा कर रहा हूँ। रंजित को पूछो वो कहाँ पे हुआ, कितना टाइम लगेगा, नहीं तो हम शुरू कर देंगे। सर आप स्टार्ट करिए, थोड़ा लेट हो जाएगा शायद इसलिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी में मेनली हमको क्या क्या कवर करना है, पता है क्या कवर करना है? देखो, माइक्रोबायोलॉजी में हमको बैक्टीरिया, आर्किया, ठीक है, देन उसके बाद वायरस, बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स, वायरॉन्स, वो सब वायरस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ छोड़ा है क्या? शायद यही दो है। सर फोंगी। माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा वो आर्किया में आ जाएगा ना। फंगी वो आगे चलकर देखेंगे, मतलब फंगी जो है वो डाइवर्सिटी में आएगा, अभी नहीं आएगा। ऑल दोज अभी कंसिडर करते हैं फंगाई को एज ए पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट स्टिल उसमें उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हमारे जो प्रोफेसर्स है वो फंगाई के ऊपर जो काम करते हैं वो प्लांट साइंस में जाते हैं, और जो माइक्रो के ऊपर काम करते हैं वो इसमें जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। तो कोई बताएगा बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो यूकेरियोट से कैसे डिफरेंट है? हमने सेल बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास में शायद देखा था। वो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बैक्टीरिया। कंपैरेटिवली यूकेरियोट्स बैक्टीरिया सेल में क्या डिफरेंस होता है? कैसे होते हैं? बैक्टीरियल जैसे न्यूरोमिक एसिड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं वहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर में मेसोसोम प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते? न्यू न्यूक्लियोइड्स होते हैं, उसका जो न्यूक्लियर डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हम्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है जो यूकेरियोट्स में नहीं पाया जाता है? रेस्पिरेटरी नाक एंजाइम एंड प्रेजेंट नाम। होते हैं, ऑक्सीडेज। नहीं, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के न्यूरोमिक एसिड स्ट्रक्चर, होता है। हाँ, मैं स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा हूँ। मेसोसोम। नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग लाइक मेसोजोम स्ट्रक्चर तो में उसको रेस्पिरेशन जो करते हैं उसको ड्रग्स बोलते वगैरह तो नहीं होते? नहीं, ठीक है, वहाँ पे एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। म्यूरेमिक एसिड होता है। एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन को तुम पीछे छोड़ रहे हो, वो क्या है? नाम और नाक। नाम पता है? एन एसिटाइल हैं। यस सर। ग्लूकोजामाइन। एन एन एसिटाइल एसिटाइल ग्लूकोजामिन। न्यूरोमिक एसिड यस। नाम, नाम हो गया एन नाग। एसिटाइल एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड। नाग नाग एन नाग। एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ओके, नाम और नाग वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हु इज पीएस रे? हेलो? हाँ सर। यस पी सर। हु इज पीएस रे? सी जॉइंट, ही और सी। सर फिर से बोलिए सर। अरे वो पीएस रे, समवन, मतलब अभी एक कोई ज्वाइन किया है पीएस रे के नाम पे, वो कौन है प्लीज? सर मैं प्रसमिता हूँ। अच्छा, रश्मिता, तुम्हारा नाम को ऐसे कोई कैसे आज्ञा से। चेंज? अच्छा, ठीक नहीं है ठीक सर है। ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। वो चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मैं बस पूछा कि प्रश्नमिता लिखा होता पहले तो आ गया। ठीक है, हम कहाँ थे? नाम और नाग के पास, ठीक है। नाम और नाग जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिफरेंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंट, ठीक है। तो हम सब आगे चलकर देखेंगे कि कैसे कैसे सेल वॉल कैसे डिफरेंट है, ग्राम पॉजिटिव में क्या है, ग्राम नेगेटिव में क्या है, स्टेनिंग कैसे होता है,
ठीक है, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग कैसे होता है, स्टेनिंग का प्रोसीड्योर क्या होता है, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस, हाँ राइबो, बेसिक डिफरेंस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जो यूकेरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल है उसके बीच जो डिफरेंस है। एक सेल वॉल में ये चला गया, राइट, क्या चला गया, मतलब नाम और नाक, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम सेल के अंदर जाएंगे तो वहां पे और क्या क्या चीज है जो प्रेजेंट होना चाहिए। ग्लाइकोसोम होता है कि नहीं? हेलो। बैक्टीरिया में हाँ, बैक्टीरिया में ग्लाइकोसोम होता है कि नहीं? बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट स्टोर करने के लिए होता है ग्लाइकोसोम, ठीक है। और कुछ कुछ बैक्टीरिया में उनको बोला जाता है, मतलब वो उनको पता होता है डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि उनके अंदर आयरन होता है, निकेल होता है। हम चल आगे चलकर देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो ग्लाइकोसोम में पाया जाता है, जहाँ पे लिपिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया अपने अंदर लिपिड को स्टोर करके रखते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। एंडोस्पोर कैसे फॉर्म होता है वो भी देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले आउटलाइन आउटलाइन को, ठीक है। तो आउटलाइन में देखें कि द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ये कैसे है, देन क्लासिफिकेशन सिस्टम, मेजर डिवीजन ऑफ लाइफ, फाइलोजेनी, बैक्टीरियल फाइलोजेनी, देन प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन ग्राम नेगेटिव वर्सेस ग्राम पॉजिटिव, और भी उसके अंदर है सेल वॉल वगैरह, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ मतलब एक था थ्री किंगडम सिस्टम, एक था फाइव किंगडम सिस्टम, ठीक है। पर जो थ्री किंगडम सिस्टम है वहां पे ये डिस्क्राइब किया गया था, जो आर्किया है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, कौन बताएगा? हेलो। आर्किया बैक्टीरिया से किस में डिफरेंट है? सर आर्किबैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल होता है, लाइक थर्मोफाइल, हेलोफाइल्स। नहीं, आर्किया में सेल सेल आर्किया के सेल बैक्टीरियल सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्यों उसको डिवाइड किया गया फिर? सर आर्किया जो होते हैं सर जो हम्म, आर्किया होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, पर बैक्टीरिया इतना ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर सकते। नहीं, वो बात ठीक है। वो तो तुम उसका ग्रो के बारे में बोल रहे हो, क्यों क्यों आर्किया ग्रो कर रहा है, वो उसके बारे में सोचो। कि आर्किया जो ग्रो कर रहा है स्पेसिफिक टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में, जहाँ पे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्यों ग्रो कर पा रहा है, उनके अंदर फिजियोलॉजिकली डिफरेंस क्या है आर्किया और बैक्टीरिया के बीच में? सेल वॉल है, ठीक है। ठीक है, ये बात तुम आज सर्च करके देखना कि आर्किया और बैक्टीरिया के बीच में सेल वॉल कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए, सबके लिए असाइनमेंट है, ग्रुप में बोल देना, जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनको भी। आर्किया और बैक्टीरिया के बीच में जो सेल वॉल है वो कैसे डिफरेंट है, इसीलिए आर्किया को पूरा डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। देन यूकैरियोटा को एक अलग क्लास में, इसको बोला जाता है थ्री डोमेन सिस्टम, ठीक है। इसको प्रपोज कौन किए थे? कार्ल हूस, ठीक है, CARLWOES, कार्ल हूस, ठीक है। वो बोले कि, कैसे बोले वो, पता है बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, कौन बताएगा? जो मेजर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है सर जो अभी। स्टेनिंग सोच रहे? सर जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं उस नहीं 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 प्रॉपर्टी नहीं, के हिसाब वो नहीं, से वो नहीं है। वो तो बस स्टेनिंग करने के लिए, देखने के लिए है कि उसके पास जो सेल वॉल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। वहां से बस सेल वॉल के बारे में पता चलता है तुमको। बहुत सारे ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव जैसा स्टेन होते हैं, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसा सेल वॉल शो करते हैं। तो तुम लिटरली वहां पे सेल वॉल को स्टेन करके नहीं बोल सकते हो कि ये बैक्टीरिया जो है वो
एक ही क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। बट मतलब ब्रॉड एरिया से बैक्टीरियल जो क्लासिफिकेशन है वो कब हुआ, मतलब जो 16S राइबोसोमल आरआरएनए है, ठीक है, 16S राइबोसोमल आरएनए, उसको सीक्वेंस किया गया जब, वो देखा गया कि वो सीक्वेंस कंजर्व है कंपैरेटिवली टू अदर सीक्वेंस, मतलब न्यूक्लियस में जो सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब जो जीन कोडिंग सीक्वेंस है 16S राइबोसोमल आरएनए क्या है, कौन बताएगा 16S राइबोसोमल आरएनए क्या है? सर जो राइबोसोम होती है उसका एक यूनिट होती है, जो प्रोकैरियोट राइबोसोम होती है 70S 70S राइबोसोम होता है, उसका एक यूनिट होता है। हाँ जो 16, 16S हाँ 16S आरआरएनए एक राइबोसोम ही है, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस, मतलब वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसके साथ फिर राइबोसोम का डिफरेंट कंपोनेंट आके बाइंड करके वो राइबोसोम पूरा बनाता है। तो वो जो 16S आरआरएनए है उसको सीक्वेंस करने पर देखा गया कि डिफरेंट 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 क्लास में, ठीक है, वो कंजर्व है। जैसे कि मान लो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई में बहुत सारे क्लासेस है, आर्किया में वो कंजर्व है, मतलब उस टाइप का जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन अभी 16S आरआरएनए के ऊपर बेस करके होता है। ये एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है। और उसका जीन जो जीन है उसका लेंथ क्या है? न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है। नहीं नहीं, जो 16S आरआरएनए है उसका जीन का सीक्वेंस लेंथ तुमको पता है क्या? बीपी क्या है? 1500 बेस पेयर, बेस पेयर मतलब क्या है? मतलब उसका जो पेयर, बेस नाइट्रोजन का पेयर, दो पेयर, पेयर दो, प्रेजेंट हाँ, होता एक हो। हम्म। और एक बार। न्यूक्लियोटाइड है। तो जो नाइट्रोजन का बेस होते हैं वो जो पेयर उनका है, तो वो हम्म। कितना नंबर में प्रेजेंट होता है? तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड कितना प्रेजेंट है 1500 बेस पेयर में? से 3 डिवाइड कर दें तो वाह। नहीं, नहीं 15। नहीं नहीं सर, वो उतना ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो किलो केबी किसको बोलते हैं? 1500 केबी। बेस पेयर और केबी में डिफरेंस क्या है? जो 1500 बेस पेयर है वो कितना केबी होगा? ये कैलकुलेशन तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब याद याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर तुमको कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बट तुम वहां पे कंफ्यूज होकर टोटल गलत कर दोगे, ठीक है। केबी मतलब किलो बेस, ठीक है। बेस पेयर मतलब 1500 बेस पेयर मतलब 1500 रुपये तुम्हारे पास है, तो तुम उसको, एक सेकेंड, अशोक ना कि तो हाँ, 1500 बेस पेयर मतलब क्या है, तुम्हारे पास 1500 रुपये है। 1500 रुपये मतलब 1 रुपये फॉर वन बेस, ठीक है। तो 1500 रुपये है, बट तुम उसको 1000 में कन्वर्ट करोगे। किलो बेस मतलब 1000, किलो मतलब 1 किलो, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1 ग्राम, ठीक है, मतलब 1 बेस पेयर 1 ग्राम, ऐसे सोच के रखना। फिर तो जो केबी है, किलो बेस, किलो मतलब 1000, ठीक है। याद रखना केबी मतलब 1500 बेस पेयर को तुमको केबी में कन्वर्ट करना होगा, तो वो होगा 1.5 केबी, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। तो जो 1500 केबी का उसका, जो 16S राइबोसोमल आरआरएनए है उसका लेंथ है 1500 बेस पेयर या 1.5 केबी। मतलब तुमको यहाँ पे पता है कि वो 1500 बेस पेयर, फिर जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन डाला हुआ है उसको लगा कि मैं थोड़ा ट्रिक दे देता हूँ, बच्चों को अच्छे से पता है कि नहीं, तो वो क्या करेगा ना, वहाँ पे 1500 बेस पेयर को चेंज करके 1.5 केबी कर देगा।
तो तुम लोग सोचोगे ये भाई ये 1.5 KB कहाँ से आ गया। समझ रहे हो? याद रखना, इसको नोट करके रखो, क्योंकि मैंने स्लाइड में इसको डाला नहीं है, फिर तुम वीडियो रिफर नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है? जो सर हाँ सर वो 1600 होता है ना? हाँ 1600 बेस मतलब ऑलमोस्ट 1500 बेस पेयर का होता है। ठीक है? मतलब जैसे बुक में मैंने 1600 1500 इट्स ओके, मतलब वो वैरीज, मतलब कोई कोई रिसर्च करके किसी को मिला 1521, तो किसी को मिला 1621। ठीक है? वो थोड़ा इधर उधर तो होगा, क्योंकि सबको एक ही टाइम पे रिसर्च में सब कुछ सही नहीं मिलता है। तुमको पर्टिकुलरली मतलब तुम ओवरऑल बोल रहे हो ना, मतलब तुम बोलोगे पूनम जो है, पूनम का जो जीनोम का साइज है वो 1500 है, तुम ऐसा बोल सकते हो। बट तुम पूनम पूनम को कंसिडर करके पूरा ऐसा बोलोगे कि सालेपुर के जितने लोग हैं उनका जीनोम का साइज भी 1500 है, वो होगा क्या? समझ रहे हो? वो थोड़ा व्यारी करता रहता है तुमको वहां पे। इसीलिए मैंने बोला था जब पिछला क्लास हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तुमको अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम मतलब अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस वाला वैल्यू देखना पड़ेगा। मान के चलो अभी 1500 बेस पेयर दिया हुआ है। ठीक है जी? फिर जो गाइड है वो कोई मतलब जो एग्जामिनर है वो कोई और बुक से देख के क्वेश्चन किया, वहां पे लिखा हुआ है 1400 से या 1600, तो तुमको 1600 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मतलब 1500 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइड जो बुक रिफर किया हुआ है आइदर उसमें 1600 नहीं तो 1400 दिया होगा। तो वहां पे तुमको अप्रोक्सीमेटली जो मतलब 1500 तुमको पता है ना, तो 1500 के आसपास सबसे कम डिस्टेंस वाला जो आंसर होगा तुमको वो करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। तो वही है, जो 16S राइबोसोमल आरएनए है वो सीक्वेंस सिग्नेचर सीक्वेंस के हिसाब से यूज होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है कि नहीं? जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंट स्पेसीज जो है उनके उनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका 16S आरएनए का जो जीन है वो भी कंजर्व है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए हमको वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि वहां पे म्यूटेशन वगैरह नहीं होता है ना। समझ रहे हो बात को? ठीक है? तो नेक्स्ट देखो, जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ है वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर एगो पाया गया था। ठीक है? देन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्यों इसको फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बोला जाता है? देखो, पहला चीज सबसे पहला चीज ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो उसको सेल्फ रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है? हाँ देन सर। यूज ऑफ डीएनए टू स्टोर हेरिटेबल इंफॉर्मेशन। ये पहला ऑर्गेनिज्म ऐसा, मतलब बैक्टीरिया पहला ऐसा है ऑर्गेनिज्म जो डीएनए को यूज किया, क्योंकि जो आरएनए है वो काफी अनस्टेबल है। आरएनए वायरस में भी प्रेजेंट थे, बट आरएनए वायरस में प्रेजेंट होने के बाद भी वायरस एक सेल नहीं हो पाया है। ठीक है? समझ रहे हो? इसीलिए जब ये डीएनए को यूज किया, डीएनए कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल है आरएनए से, तभी इसका ग्रोथ हो पाया। देन वो हेरिटेबल इंफॉर्मेशन, मतलब एक डीएनए से रेप्लिकेशन होने के टाइम वो उसका डॉटर सेल को पहुंच जाता है। ठीक है? देन यूज ऑफ प्रोटीन्स टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है? प्रोटीन कहाँ से आता है? डीएनए से आता है, तो प्रोटीन को ये यूज किया एक्सप्रेस के, मतलब एक्सप्रेशन के लिए, मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ठीक है? प्रोटीन को यूज किया डीएनए से ट्रांसक्राइब करके। देन सेलुलर फॉर्म्स, सेलुलर फॉर्म्स मतलब सेल मतलब क्या है? कंपार्टमेंट। ठीक है? फॉर्म्स मतलब सेल के अंदर बहुत सारे डिवीजन हुआ, जैसे कि न्यूक्लियोइड। ठीक है? ऑल्दो वो प्रिमिटिव है कंपैरेटिवली टू यूकेरियोट्स, बट स्टिल वो उस टाइम 2 बिलियन ईयर एगो पहले, मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं था तभी वो बहुत एडवांस था। जैसे कि अब ह्यूमन एडवांस है तो बैक्टीरिया एडवांस थे। ठीक है? देन सेलुलर मेम्ब्रेन्स, सेलुलर मेम्ब्रेन मतलब वो कंपार्टमेंट होके रहा। ठीक है? तो ये
5 कैरेक्टरिस्टिक मेन कैरेक्टरिस्टिक है आज ए बैक्टीरिया को फास्ट ऑर्गेनिज्म मतलब बोला जाने के पीछे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्या रिमार्केबल डिस्कवरी हुआ है? ठीक है, अरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स इनटू प्लांट एंड एनिमल। देन बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन van Leeuwenhoek in 1676 using a single lens microscope of his own design। ये बात याद रखना क्योंकि बहुत सारे मतलब हमारे उड़ीसा के जो सीपीटी एग्जाम होता है वहाँ पे इनका नाम पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया को पहले डिस्कवर किसने किया था। सेल वाल मतलब साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, इवन हैदराबाद में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, एंटोन van Leeuwenhoek 1676 में सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप को यूज करके बैक्टीरिया को देखा था। सर हम्म सर जो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप होता है उसको हम्म क्राउड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं क्या? वो बात यार पता नहीं वो मुझे, वो देखना पड़ेगा यार, तुम गूगल कर लो जिसको वो जानना है, बट मुझे बस इतना पता है कि सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है, दैट्स इट। हाँ सर। देन द invention of the electron microscope allowed for the distinction between prokaryote and eukaryote cell, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा एडवांस है और वहाँ पे तुम लिटरली देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो, पेरोक्सिसोम देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1960 में व्हाइटेकर रॉबर्ट व्हाइटेकर प्रेजेंट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग फंगाई, मतलब वो फंगाई को भी अलग कर दिए, बैक्टीरिया के साथ इंक्लूड कर दिया। ठीक है, देन बेस्ड ऑन 16SR DNA, Carl Huss and his collaborators suggest that prokaryotes were divided into two distinct groups very early on and presented the three domain system including archaea। ठीक है, मतलब जो 16S आर आर डीएनए नहीं, RRNA तुम बोल सकते हो, डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो RRNA है 16S RRNA, उसको बेस करके कार्लूस ने बोला कि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन 16S RRNA बेस पे होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग है और एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो सब बस तुमको सेल वॉल के बारे में बताता है और कुछ नहीं बताता है। ठीक है, देन हियर इज द कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि उसके अंदर हम उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? या यहाँ पे और किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो, अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स कहाँ पे होता है? नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, इंट्रॉन्स होता है कहाँ पे? यूकैरियोटिक डीएन जो मतलब यूकैरियोटिक का एमआरएनए में होता है, एमआरएनए में। एमआरएनए प्री में एमआरएनए होता है। हाँ, जो मॉडिफिकेशन होता मैच्योर है नहीं होता है। बिफोर इंटर स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म और इंट्रॉन्स जो आर रॉ प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें जो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है इंट्रॉन एक्सॉन। अच्छा, तो मतलब हमारे पास जो जीन मतलब डीएनए जो है, डीएनए में भी इंट्रॉन सीक्वेंस प्रेजेंट है, राइट? क्योंकि जो सीक्वेंस है उसको इंट्रॉन क्यों बोला जाता है? वो इनएक्टिव होता है, मतलब वो जो रीजन है वो किसी भी प्रोटीन के लिए किसी भी प्रोटीन के लिए वो कोड नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए उसको इंट्रॉन बोला जाता है। तो वो जो इंट्रॉन है वो क्यों यूकैरियोट में प्रेजेंट है, क्यों प्रोकैरियोट में नहीं है, क्यों मतलब क्यों प्रेजेंट है यूकैरियोट में? वो जो इंट्रॉन है वो म्यूटेशन को मतलब म्यूटेशन कम चांस से होने के लिए इसीलिए प्रेजेंट है। यूकैरियोट में चांस अगर प्रोकैरियोट में होता है तो वो सेल में म्यूटेशन हो जाता है ना ज़्यादा, और हम्म प्रोकैरियोट में होता है तो नहीं मतलब यूकैरियोट में होता है प्रोकैरियोट तो में प्रोकैरियोट में वो म्यूटेशन पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देता है, यूकैरियोट में भी नेगेटिव। हाँ, प्रोकैरियोट थोड़ा
मतलब हमको जो लगता है कि यूकेरियोट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाँ मानता हूँ यूकेरियोट कॉम्प्लेक्स से कंपैरेटिवली क्या है, वहाँ पे मेस है मतलब यार वहाँ पे जो कोडन है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए फॉर्मेशन होते रहते हैं, ठीक है। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में आगे चलकर हम वायरस में देखेंगे कि एक एक अमीनो एसिड होगा, मतलब उसका एक ही एयूजी मतलब कोडन होगा, बट वो दो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट टाइम पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वो कैसे करता है वो हमको अभी तक पता नहीं है कि वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो इंटर्न्स का प्रेजेंट होने का पीछे वजह ये है कि जो यूकेरियोट्स है, यूकेरियोट्स में इंट्रॉन्स म्यूटेशन को इनहिबिट करने के लिए, म्यूटेशन ना हो इसीलिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकेरियोट्स नहीं चाहिए। व्हाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम जो हम अभी बात किए थे, राइट, वो क्या किए थे, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को एक क्लासिफिकेशन में रखा, देन अलगाई को, अलगाई प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा मतलब अलगी को एक ही तरफ रखा, फिर अलगी से पूरा प्लांट किंगडम फॉर्मेशन हुआ। देन क्या किया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को डिफरेंट किंगडम में रखा, क्योंकि प्रोटोजोआ ऑल दो ना वो एनिमल है ना वो प्लांट मतलब बैक्टीरिया है ना कुछ है, तो प्रोटिस्टा को वो डिफरेंट कर दिया। देन फंगाई को क्या किया ना, वो बीच में रखा, एनिमल और प्लांट के बीच में, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा पैरासाइट मतलब पैरासाइटिसिटी कोई नहीं दिखाता जितना फंगाई दिखाता है, राइट। फंगाई वो कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके जीता है। देन एनिमलिया, ठीक है, ये है 5 किंगडम सिस्टम। इसको तुम टैक्सोनॉमी में जाने के बाद टैक्सोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो टैक्सोनॉमी में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी जैसे कि सुश्री बोल रही थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लास आई मीन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग क्या है, वो फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब हम बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा है, वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जब स्टेनिंग होता है, स्टेनिंग बस हमको ये बताता है कि ये जो सेल वॉल है आइदर ये ग्राम नेगेटिव टाइप का है नहीं तो ग्राम पॉजिटिव टाइप का है, बट हमको वो लिटरली ये नहीं बताता है कि इसका जो जीनोम है वो आरआरएनए सीक्वेंस कैसा है, ये कौन सा क्लास से बिलोंग करता है। मतलब तुमको दो ही टाइप मिलता है, और उसमें जब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिला ग्राम स्टनिंग में, तभी लोग सोचे कि ग्राम स्टनिंग के ऊपर हम भरोसा करके उसको माइक्रोब्स को दो टाइप में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो पहले यूज होता था, ठीक है, उसका 4 टाइप है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक हो गया, जैसे कि हमारा ग्राम स्टेनिंग, एसिड फर्स्ट स्टेनिंग, ठीक है। तो सेकेंड है फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक। सपोज मान लो फिजियोलॉजिकल मतलब कुछ कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे प्रोड्यूस हो रहा होगा, उस मेटाबोलाइट के बेस पे तो हम बेस करके मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे, तुमको पता है कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए क्या हम यूज करते हैं पेट्री प्लेट में, कौन बताएगा। agarose agar हाँ agar medium हाँ, अगर अगर वो किससे मिलता है, अगर अगर algae से कौन सा अलजी, मैं वो रेड पूछ रहा हूँ। रेड हाँ रोडोफाइसी मेंबर जो ग्रासिलरिया लामिना लैमिनारिया, हाँ हाँ वही से ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आता है। देखो, जो भी रिलेटेड टू तुम्हारा काम होगा वो क्वेश्चन में आएगा, मतलब जो रिलेटेड टू तुम्हारा टॉपिक होगा वो क्वेश्चन में आएगा। तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब आगरस जो जेल है, आगरस को फंगाई यूज नहीं करता है, ठीक है। सॉरी, फंगाई हो बैक्टीरिया हो वो खाते नहीं अगरस को, अगरस बस इसीलिए वहां पे है, उनको एक मीडियम चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो करे, ठीक है। अगरस एक मीडियम है, बट वहां पे न्यूट्रिएंट हम डालते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो लैक्टोज फ्रुक्टोज ये सब डालते रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है। तो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल मीडियम का कितना टाइप का मीडियम है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबोलिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिजियोलॉजिकल इन द सेंस हम कहाँ पे ग्लूकोज डालते हैं,
बहुत सारे बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज के ऊपर अच्छे से ग्रो करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो ग्लूकोज के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ्रुक्टोज के ऊपर ग्रो करते हैं, वो ग्लूकोज के ऊपर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, तुमको देखना पड़ता है। तुमको बैक्टीरिया तो मतलब बोलेगा नहीं मुझे ग्लूकोज चाहिए, फ्रुक्टोज चाहिए। तुमको और ट्रायल बेसिस पे देखना पड़ेगा कि किसमें वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। तभी मान के चलो तुम्हारे पास एक नया बैक्टीरिया आया है, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में तुमको वो ग्राम पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में तुमने देखा कि वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है, और मेटाबोलाइटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कुछ लैक्टोज फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, लैक्टोज फॉर्मेशन कर रहा है। देन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मान के चलो वो तुमको वाटर बॉडी में मिला, तो जेनेटिक एनालिसिस उनका उसका डीएनए तुमने सीक्वेंस कर लिया, पूरा जेनेटिक एनालिसिस बस। बट क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक का डीमेरिट ये है कि क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक, ये तुमको लिटरली ये नहीं बताता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो किस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में जो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको पीछे छोड़ दिया गया है, उसको अभी यूज नहीं करते हैं लोग। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब ग्राम स्टेनिंग अभी बस इसीलिए हो रहा है कि देखा जाएगा जो बैक्टीरिया हमारे पास है उसका जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव का टाइप का है या नेगेटिव टाइप का है। जनरली मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है वो वहाँ पे 16s RRNA को यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बैक्टीरिया को डिफरेंट बैक्टीरिया से। ठीक है, और वहाँ पे और भी बहुत सारे चीज किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर किया जाता है कि जो प्रोटीन है इसमें बैक्टीरिया जो नया मिला है और प्री एग्जिस्टिंग एक बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रोटीन सीक्वेंस क्या डिफरेंस है या सेम है। देन न्यूक्लिक एसिड का बेस कंपोजिशन होता है। न्यूक्लिक एसिड बेस कंपोजिशन मतलब कौन बोलेगा? प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो कंपोजिशन। हाँ, न्यूक्लिक बेस कंपोजिशन मतलब तुम्हारा जो एटीजीसी है वो एटीजीसी कितना परसेंटेज में है। ठीक है, किसमें ग्लाइसिन बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी, किसमें जी बहुत होता है, ठीक है, किसमें ए बहुत होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया का टाइप क्या है। देन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग और हाइब्रिडाइजेशन को उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, बट लिटरली वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन को यूज किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड बेस कंपोजिशन को यूज किया जाता है, और 16s RRNA, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग है उसको यूज किया जाता है मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए। क्लियर सबका यहाँ पे, या किसी का कुछ डाउट है? एनीथिंग? सर किसी का कुछ डाउट है? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, किसी का कुछ डाउट नहीं है? आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इतिश्री तुम मुझे ये क्या एक्सप्लेन कर पाओगे जो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्यों अभी प्रेफर नहीं किया जाता है? सो गए क्या? इतिश्री नहीं है वहाँ पे? हाँ सर है। वो फोन रख के कहाँ पे चले गए क्या? प्रियम बता। हम तो अनम्यूट नहीं करेंगे सर, को पूछने दो जो पूछना है। क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्यों मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है अब, मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है।
आस्था, सर क्लासिकल नेहाश्री, शुभस्मिता, तुमको ये समझ में आया क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस क्या है? सर मेरी वो क्लासिकल वो समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर वाला हमारा नेटवर्क कट गया था, तो फिर से बोल दीजिए। जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में हम मॉलिक्यूल बेसिस पे डिफरेंस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन सीक्वेंस का कंपैरिजन, ठीक है, जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंस क्या है। सेकंड है 16S RRNA, एटीजीसी का कंटेंट कितना है, ठीक है, कितना प्रोपोर्शन में एटीजीसी प्रेजेंट है। देन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में इसीलिए डिफरेंस है। क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक तुमको ये डिस्क्राइब नहीं करता है कभी भी कि ओ, जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहा है या जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वो ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि ग्राम स्टेनिंग वगैरह, या वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, इकोलॉजी है, आई मीन वो वाटर में ग्रो कर रहा है कि एयर में ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उसका जेनेटिक एनालिसिस। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं, ठीक है, बट उसका 16S RRNA से ही डाटा मतलब निकाला जाता है कि वो टैक्सोनॉमी का लिए वो किस ऑर्डर में जाएगा। समझ रहे हो? ओके सर। सर ओके। सर यस। सर जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी क्लास में कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो जैसे कि हमारा एनसीबीआई है ना, एनसीबीआई, पता है एनसीबीआई, ब्लास्ट, हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। क्या होता है ना, जब कैसे रिसर्च होता है, मतलब बैक्टीरिया कैसे पता चलता है कि कौन सी क्लास में है। तुमको एक नया बैक्टीरिया मिला, ठीक है, तो जो नया बैक्टीरिया मिला उसके अंदर कुछ सीक्वेंस होता है, मतलब 16S RRNA का सीक्वेंस होता है। तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको लैब में ग्रो करना पड़ेगा, अगर मतलब प्लेट में, पेट्री प्लेट में मीडिया डाल के, ठीक है, ग्रो करने के बाद उसको आइसोलेट करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है, आइसोलेट करने के बाद तुमको 16S RRNA को सीक्वेंस करना पड़ेगा। किसी को चाहिए 16S RNA कैसे सीक्वेंस होता है तो वो भी मैंने बोल दूंगा नेक्स्ट क्लास में देख के थोड़ा। तो 16S RNA सीक्वेंस करने के बाद तुम्हारे पास जब उसका 16S RNA का जीन आके पहुंच जाएगा, उसका फॉर्मेट आ जाएगा ना, एटीजीसी 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 वगैरह, ठीक है, तो AUGC, ठीक है। सर आपका बहुत ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है ठीक ठाक? सर आ रहा है। सुश्री का नेटवर्क थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो गया है शायद। ठीक है, जो 16S RRNA है उसका जब सीक्वेंस तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंसर है, तुमको पीसीआर के थ्रू या सीक्वेंसर के थ्रू तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो जीन है उसमें जो 16S RRNA है उसको पहले क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है, जो राइबोसोम का जो लेयर होता है वो हमको पता है कि इस ग्रेडियंट लाइन पे वो लेयर आएगा, मतलब जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज हुआ होगा, फिर हम वहाँ से उसको निकालते हैं, मतलब सर राइबो। पीसीआर के सर पीसीआर के द्वारा कैसे कैसे आ जाएगा, वो तो एम्पलीफाई करता है ना। हाँ, पीसीआर एम्पलीफाई करता है ना, बट नहीं, पीसीआर तुमको कंफर्म करता है कि ये जो तुम्हारे पास जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस है। कैसे सर? एक सेकेंड। ओके, जो पीसीआर है वो कैसे हेल्प करता है, देखो हमारे पास मान के चलो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ 16S RNA का सीक्वेंस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो पीसीआर में हम
पहले उसको सीक्वेंस करते हैं, सीक्वेंस करने के बाद उसको डिजाइन करते हैं प्राइमर दे के डिजाइन करने के बाद उसको पीसीआर में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब पीसीआर में हम उसको उसका क्वांटिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब क्वांटिटी इंक्रीज होता है तभी हमको पता चलता है कि हाँ, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे cDNA आ जाएगा, ठीक है, जो पीसीआर हो गया होगा, ठीक है। तो जो पीसीआर वाला डीएनए तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसको क्या करोगे, तुम लेके वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई भी ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से तुम निकाल दोगे 16S RRNA। फिर तुम्हारा जो पास जो 16S RRNA का जीन है उसको डाल दोगे, फिर वो क्या करेगा ना, वहाँ पे 16S RRNA जीन का अपना काम करने लगेगा। तब जैसे कि आरडीटी में मैम बोले थे, जो बैक्टीरिया कॉलोनी जो ग्रो होता है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां से तुमको पता चल जाएगा कि हाँ, कंफर्म हो जाओगे कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास है वही सीक्वेंस हमारे पास जो बैक्टीरिया है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पे भी है, ठीक है। ठीक है, तो जो 16S RRNA सीक्वेंस हमारे पास आ गया, जैसे कि एनसीबीआई का ब्लास्ट है, मतलब ब्लास्ट प्रोटीन 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 न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, ऐसे दो तीन ऐसा सर्वर है जो स्पेसिफिकली किसके लिए काम करते हैं, वो स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सीक्वेंस के लिए काम करते हैं, ठीक है। उस सीक्वेंस मतलब वो बायोइन्फॉर्मेटिक साइट, तुम जब एमएससी में आओगे तुमको वहाँ पे पता चल जाएगा। तुम कोई भी बैक्टीरियल आरआरएनए सीक्वेंस को लेके वहाँ पे डाल दोगे तो वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि तुम्हारा जो आरआरएनए सीक्वेंस है वो कौन सा बैक्टीरिया से ज़्यादा मिलता है, और वो जो बैक्टीरिया होगा वहाँ पे फिर बता देगा कि इस ऑर्डर से वो बैक्टीरिया है, मतलब तुम्हारा जो न्यूली आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया है वो भी वही ऑर्डर से है। क्लियर? सर ठीक है, सुश्री आ गई क्या? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो, जो हमारे पास आरआरएनए सीक्वेंस है, ठीक है, मान के चलो हमारे पास सीक्वेंस आ गया, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एनसीबीआई ब्लास्ट है, एनसीबीआई एनसीबीआई के मतलब वो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, प्रोटीन ब्लास्ट है, ऐसे हमारे पास और दो तीन ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्वर है जहाँ पे हम हमारा जो आरआरएनए होता है उसका सीक्वेंस लेके डाल देंगे, ठीक है। तो फिर हमको वो रिजल्ट दिखा देगा कि ये जो बैक्टीरिया मतलब आरआरएनए सीक्वेंस है ये इस बैक्टीरिया, इस क्लास या इस ऑर्डर से ज़्यादा मैच करता है, तो ये तुम्हारा इस ऑर्डर से ही है, ये बैक्टीरिया को तुम इस ऑर्डर में डाल सकते हो। दैट सिंपल, बस तुमको सीक्वेंसिंग करना है, सीक्वेंसिंग करने के बाद वहाँ पे डालना है। बट बैक्टीरिया का ग्रोथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब तुमको लिटरली देखना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया है तुम्हारे पास वो कौन सा मीडिया में अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके लिए तुमको फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबोलिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट टैक्सोनॉमी के लिए वो तुम क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, वो दिक्कत होगा तुमको फिर, मतलब वो स्पेसिफिकली तुमको वो नहीं बताता है जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक बताता है, ठीक है। देन दिस इज द फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनको चाहिए माइक्रोबायो में एडमिशन, माइक्रोबायोलॉजी में? कोई नहीं है, ठीक है, तो सर इसको अभिषेक था। अभिषेक, अभिषेक नहीं है तो यहाँ पे ठीक है, अभिषेक से मैं बाद में बता दूंगा उसको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाना थोड़ा बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। तो मतलब बेवकूफ़ी नहीं होगा, डेफिनेटली तुमको ये काम में आएगा आगे चलकर। जो बैक्टीरिया है वो उसको प्रोटियोबैक्टीरिया बोलते हैं, फाइलम को, ठीक है। और प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे क्लास आता है जिसको बोलता है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। सर मैं थोड़ी इंटरेस्टेड हूँ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ठीक है, फिर जो क्लास है मेनली वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड सिग्मा प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है। देन ईटा प्रोटियोबैक्टीरिया वगैरह वगैरह, मतलब 5 क्लास में उसको डिवाइड किया गया है। मेनली अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो है उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी अभी हमारे अभी एक है यहाँ पे
एक प्रोफेसर जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत फेमस है इंडिया में, उनका काम बहुत अच्छा है। वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के ऊपर काम करना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हमको ये पता नहीं है कि बैक्टीरिया जो मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको चाहिए क्या। वो तो बोलते नहीं है ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो वहां पे तुमको लिटरली देखना पड़ेगा कि किस मीडियम में वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कुछ लैग तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ उनको चाहिए तो नहीं ग्रो करने के लिए। उनका फिजियोलॉजिकल कैसा कंडीशन कैसा था, उनका इकोलॉजी कैसा था, वो सब तुमको कंसिडर करके फिर उसको ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अ, इतना इतना पानी दे दी, मतलब अगर मीडियम हो गया 1 ग्राम ग्लूकोज दे दिया, 1 ग्राम फ्रुक्टोज दे दिया, वो ग्रो कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ग्लूकोज फ्रुक्टोज का भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वही अमाउंट के ऊपर वो अच्छे से ग्रो करते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो ग्रो नहीं करेंगे, उससे कम होगा तो ग्रो अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है। माइक्रोबायोलॉजी जितना लगता है हमको सिंपल है, उतना सिंपल नहीं होता है। आई मीन एटलीस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, आरएनए सीक्वेंसिंग वगैरह तो हो जाएगा, मेटाबॉलिक काम तो हो जाएगा, वो सब आसान है, बट ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और वहाँ पे कंटामिनेशन आ जाता है, तुमको लिटरली नहीं मिलता है कभी कभी तुम्हारा जो बैक्टीरिया है। तो जो डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बट मतलब प्रोटियोबैक्टीरिया देखो, हमारे साथ जो बोलते हैं, जो बैक्टीरिया टोटल है मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब मिलियंस ऑफ प्लस है। एक सेकंड। ऑल्सो तो जो बैक्टीरिया है वो मिलियंस में है, ठीक है। मतलब इवन इफ तुमको स्ट्रेटोस्फीयर में भी मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे भी मिलेगा। वहाँ से अभी अभी आइसोलेट किया गया है कुछ बैक्टीरिया को, बट वो बैक्टीरिया को ग्रो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जितना ह्यूमन यहाँ पे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जितना मतलब बैक्टीरिया का टाइप है, बट ऐसा दिक्कत होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। और एक बात, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको लगता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बुरे होते हैं, राइट। सबको लगता है कि नहीं बैक्टीरिया बुरे होते हैं? नो सर। और किसी को लगता है कि बैक्टीरिया बुरे नहीं होते हैं? सर बुरे नहीं होते। ओनली 0.5% जैसा, जैसे कि बैक्टीरिया सर तो बोल। मेडिसिन हम्म, क्या बोल रहे हैं तो? अरे कौन बोल रहे थे, वो बोलो। बैक्टीरिया से बहुत सारे मेडिसिन बनता है ना। नहीं नहीं, वो तो कुछ बैक्टीरिया से हमारी बोल। बॉडी में भी बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, कहाँ पे होते हैं वो? गट माइक्रोबायोटा में, ठीक इंटेस्टाइन। है। हाँ, इंटेस्टाइन, उनको उनको गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है। और एक चीज इंटेस्टाइन याद, में। हम्म, और एक चीज याद रखना, जो गट माइक्रोबायोटा है वो हमको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, वो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही गट माइक्रोबायोटा हमको, हमारा ब्रेन को कंट्रोल करता है। आगे जब तुम पढ़ोगे देखोगे, एक होलोबायोम थ्योरी है, ठीक है। होलोबायोम थ्योरी मतलब प्लांट पैरासाइट होस्ट सबका इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब होस्ट पैरासाइट सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बीच में इंटरेक्शन। तो बैक्टीरिया जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है, वो बहुत सारे, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो लैक्टोज होता है, मतलब जो वो माँ के क्या मिल्क पीते हैं, ठीक है, उसको डाइजेशन में हमारा गट माइक्रोबायोटा ही हेल्प करता है। अभी हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे पास तो लैक्टोज जीन नहीं है, बट फिर भी हम दूध पी लेते हैं, राइट। तो वो हाँ सर। कैसे, हाँ, वो कैसे फिर डाइजेस्ट होता है? उसको हाँ गट सर। माइक्रोबायोटा ही हेल्प करता है डाइजेस्ट है ना, होने के लिए, होने में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो गट माइक्रोबायोटा है वो हमारे
मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, हमारा हेल्थ को अफेक्ट करता है, सब कुछ करता है। मतलब वो हेल्दी होगा तो हम हेल्दी होते हैं। तो वहाँ पे एक बायोफिल्म फॉर्मेशन करके वो रहते हैं, ठीक है। बायोफिल्म याद रखना, जो बैक्टीरिया कॉलोनी होता है वो अपने तरफ एक बायोफिल्म बनाते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन सा कुछ बनाते हैं, जो क्या करता है ना, जो एनवायरमेंट है, ठीक है, उससे उनको सेपरेट करके रखता है, बट उनके बीच में वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। देन प्रोकैरियोटिक, मतलब जो प्रोटियोबैक्टीरिया है, बहुत मतलब 0.005% के ऊपर ही काम हुआ है अभी तक। फिर उससे भी बहुत ऐसे हैं जिनके ऊपर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा डिफिकल्ट है बैक्टीरिया को ग्रो कराना, ठीक है। तुम बैक्टीरिया को ग्रो करा लिए तो भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, समझ रहे हो। तो जो हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया है उसमें से ओनली कुछ मतलब 0.0005% या 0.001% ऐसे ही बैक्टीरिया है जो डिजीज करते हैं। बाकी सब उन उनका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब कभी कभी हमारा गट माइक्रोबायोटा होता है, हमारा स्किन के ऊपर माइक्रोबायोटा होता है, मतलब हमारे स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया होते हैं, बट वो थोड़ी ना कुछ हार्म करते हैं, ठीक है। तो वही होता है, मतलब बैक्टीरिया तुमको हर जगह मिलेगा, बट उनमें से बहुत कम बैक्टीरिया खराब है। तो ये जो हमारा टोटल, ऐसे ये मान के चलो कि जैसे हम पहले से समझ के रखे हुए हैं, जैसे मीडिया एक चीज को फोकस करके बोलती है कि ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बैक्टीरिया बुरे नहीं है, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया का काम हुआ है वो बहुत कम बैक्टीरिया के ऊपर काम हुआ है। और जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यार, तुमने मुझे स्पेशली, शिबानी, तुमको माइक्रोबायो में एडमिशन करना है तो मुझे बोलना, मतलब अदर यूनिवर्सिटी, अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो मैं तुमको माइक्रोबायो के, मेरे दो दोस्त हैं, मैंने उनको बोल के रखा हुआ है। तुम सब मतलब जो जो माइक्रोबायो में स्पेशली इंटरेस्टेड है, तो उनको उनसे बात करवा दूंगा। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तुमको कवर करना पड़ेगा सब। जूलॉजी का बहुत सारे टॉपिक कवर करना पड़ेगा, बॉटनी से फंगाई वगैरह कवर करना पड़ेगा, तो देखना, ठीक है। देन फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया के बाद ये हो गया हुस 3 डोमेन सिस्टम जो दिया हुआ है। देन बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है। देन मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियोलस, बैक्टीरिया में एब्सेंट है, आर्किया में एब्सेंट है, बट यूकेरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। बट तुम सेल वॉल के ऊपर जब फोकस करोगे, देख रहे हो सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल में ये होता है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव पेप्टिडोग्लाइकन कॉन्टेनिंग म्यूरेमिक एसिड, कहाँ पे, बैक्टीरिया में। बट आर्किया में क्या होता है, वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ आवाज पेप्टिडो। कट हो रही है सर। अभी आ रहा है अच्छे से? हाँ थोड़ा आ आ रहा रहा है, है सर, बीच बीच में रुक रहा है। आ रहा है। अच्छा, अब अभी ठीक है, या मैं लॉग इन मतलब लॉग आउट करके और आ एक रहा बार है ज्वाइन? सर। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आ रहा है सर। अच्छा। तो सुनो, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में, वो क्या डिफरेंट है। देखो, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, और वहाँ पे म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट आर्किया में नाम नाग प्रेजेंट नहीं होता है। आई मीन वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन तुमको देखने के लिए मिलेगा आर्किया में। जो आर्किया को ये देते हैं कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह में भी ग्रो कर सकता है, बट वहाँ पे म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। और ओब्वियसली यूकैरियोट में भी म्यूरामिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। देन मेम्ब्रेन लिपिड के ऊपर आए तो स्टरलिंग्ड होता है मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड होता है, वो सब हम आगे चलकर थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, उसमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब मेम्ब्रेन लिपिड से। बट जो गैस वेसिकल है वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया और आर्किया में, क्योंकि बैक्टीरिया में जो ग्लाइक्सिज्म है वहाँ पे गैस वेसिकल के हिसाब से कभी कभी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर क्या है, सल्फर कैसे रहता है वहाँ पे, गैस वेसिकल में रहता है,
और आर्किया में भी वही होता है, क्योंकि आर्किया मेनली जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे हार्श टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, एक्सट्रीम होता है। तो गैस वेसिकल आज स्टोरेज ऑर्गन काम करता है बैक्टीरिया का। ठीक है, जब हम पूरा सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल वगैरह अच्छे से देखेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे कि गैस वेसिकल कैसे हेल्प करता है उनको। ठीक है, ये टोटल कंपैरिजन है बिटवीन बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। मैं तुमको स्लाइड शेयर कर दूंगा, तुम इससे देख लेना। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा एडवांस टाइप का है, तुम जो याद रख सको रखो, जो नहीं याद रहेगा मतलब रहेगा या जो समझ में नहीं आएगा मुझे बोलना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया आर्किया का सब कुछ सेम होता है। ठीक है, बस जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होता है। दिस इज द मतलब मेन कंपैरिजन वही है। ठीक है, और बैक्टीरिया में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो एक ही टाइप का मिलता है, बट आर्किया में सेवरल मिलता है। मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ, मतलब बहुत कम ही डिफरेंट है। वो हम तुम खुद से पढ़ लो, नहीं होगा तो फिर मुझे बोलना, मैं तुमको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो देन आते हैं यूकेरियोटिक सेल अक्रॉस फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब यूकेरियोटिक सेल प्रोकैरियोट के बिना कुछ नहीं है। हमको कभी कभी तो, मुझे तो लगता है लिटरली कि हमारा जो न्यूक्लियस है वहाँ पे 150 बिलियन जीन्स जो है वो बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे, मतलब हमारा थोड़ा ही जीन है जो हमारे खुद से बना हुआ है। तो हो सकता है वो म्यूटेशन से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बाकी हमारा ऑलमोस्ट जितना भी जीन पूल है वो बैक्टीरिया के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, इसीलिए उसको होलोबायम बोलते हैं। होलोबायम मीन्स द रिलेशन बिटवीन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, मतलब एक ह्यूमन एज ए होस्ट, बैक्टीरिया एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देन पैरासाइट। ठीक है, सब कुछ मिलके एक ही टाइम पे इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि पैरासाइट्स पहले नहीं थे, वो भी पहले थे। वो अभी हम ज़्यादा रिसर्च चल रहा है तो ज़्यादा हमको पता चल रहा है कि ये डिजीज हो रहा है, वो डिजीज हो रहा है। तभी तो, नहीं तो सिम्टम्स तो एक ही होता है ना। वायरल डिजीज जब होता है तभी लोग जब मरते हैं तभी उनको फीवर होता है। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, उसको पता चल रहा है कि सिम्टम्स थोड़ा डिफरेंट है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को स्ट्रोक आता है वगैरह वगैरह। तो वही बात है, जो यूकेरियोटिक सेल है वो कम्प्लीटली प्रोकैरियोट से आया हुआ है। मेरा भी ऐसा मानना है, आप सबका भी ऐसा मानना होना चाहिए। मतलब और हमारे पास एक्सेप्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को निकाल दिया जाए सेल से तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है ना स्टोर हो सकता है कि नहीं। तो मतलब इवोल्यूशन होकर आया है। हाँ, इवोल्यूशन हो रहा है डेफिनेटली। मतलब पहले बैक्टीरिया इवॉल्व हुए। ठीक है, उसके बाद फिर बैक्टीरिया का डिफरेंट टाइप इवॉल्व हुआ। फिर हमारा जो सिस्टम था वो एक, शायद हो सकता है जो बायोफिल्म है उस, मतलब उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो के वो यूकेरियोट का सेल बना हुआ होगा। फिर वो प्रोटिस्ट में या algae में कन्वर्ट हुए होंगे। ठीक है, algae का जो, पहले अलगे आया था ना। नहीं नहीं नहीं, पहले बैक्टीरिया आया था, बैक्टीरिया के बाद algae, प्रोटिस्ट, वो सब आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एक यूनिट फॉर्मेशन करके वहाँ पे, जो बायोफिल्म में मैंने तुमको बोल रहा था। ठीक है, बायोफिल्म, बायोफिल्म मतलब एक थिन लेयर, बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है उसके चारों तरफ एक थिन लेयर बना हुआ होता है। ठीक है, उसको बैक्टीरियोफिल्म बोलते हैं, बायोफिल्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो बायोफिल्म है, शायद हो सकता है वही बायोफिल्म के अंदर जो बैक्टीरिया का कॉलोनी था। ठीक है, वही आगे चलकर फिर डेवलप हुआ है algae या प्रोटिस्ट में। ठीक है, फिर प्रोटिस्ट, algae वो सब डेवलप हुए हुए हैं प्लांट में, एनिमल में। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि देखो हमको इवोल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। स्टिल हम अज्यूम करते रहते हैं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मैं ये सोचता हूँ कि बायोफिल्म एक ग्रेट रोल प्ले करता है हमारा गट माइक्रोबायोम में, तो हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सर हाँ,
सर प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं वो तो प्रेजेंट नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो डबल लेयर होता है ना, तो वहाँ पे कैसे प्रोकैरियोट में तो माइटो माइटोकॉन प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया? प्रोकैरियोट तो बैक्टीरिया को बोला जाता है ना, अलगी अलगी प्रोटिस्ट, वो तो प्रोकैरियोट्स नहीं है ना। हाँ, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बैक्टीरिया खुद ही एक ही यूनिट है। उसके अंदर सेल ऑर्गेनल कैसे आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं होता है। मेसोजोम होता है ना रेस्पिरेशन के लिए। हाँ, रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम होता है। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डेवलप, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से वो तो डेवलप हुआ है ना बैक्टीरिया से। अरे देख, ये वाला जो स्लाइड है, देख रहा है यूकैरियोटिक सेल अक्रॉस फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। देख यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, तू देख रही है ना, एरोबिक एरोबिक यू बैक्टीरियम, वो एंटर कर रहा है कहाँ पे? लार्ज होस्ट सेल में एंटर कर रहा है, राइट? जो लास्ट, मतलब ऐसा बोला जाता है कि लार्ज होस्ट सेल में वो एंटर कर रहा है। तो एंटर करने के बाद वो तो बैक्टीरिया हुआ ना। बैक्टीरिया एंटर करके फिर माइटोकॉन्ड्रिया बना ना। ये तो यूकैरियोटिक सेल है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है, वहां पे कैसे माइटोकॉन्ड्रिया आएगा? क्वेश्चन क्या था, और एक बार रिपीट कर। मैं ये बोल रही हूँ कि जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो बता हम्म रहा है कि जो बैक्टीरिया से ही मतलब प्रोकैरियोट से ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है, सारे हम्म ऑर्गेनेल्स भी जो, हम्म हम्म तो यहाँ पे तो एब्सेंट है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो कहाँ पे कैसे एब्सेंट है? डेवलप हुआ है कहाँ पे एब्सेंट है? बैक्टीरिया पे, प्रोकैरियोट्स में। देख, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को तो अच्छे से नहीं समझी है क्या? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मतलब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, वही तो पूरा बैक्टीरिया से मिलता है ना। उसका डबल लेयर, उसका एंजाइम, उसका डीएनए, उसका राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही एक बैक्टीरिया टाइप है, ठीक है? एक बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर बहुत दिनों से रह रहा है, इसीलिए तो उसका मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, उसका बाइनरी फिजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही एक बैक्टीरिया है। मान के चल तू एक बैक्टीरिया है, ठीक है? तू कोई भी होस्ट सेल के अंदर चला गया, फिर तू वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, क्योंकि तू कोई भी सेल के अंदर जाने के बाद तुझे खाने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तुझे लाइट नहीं चाहिए, ठीक है? तो तू सेल को हेल्प किया, सेल तुझे हेल्प किया। समझ रहा है तू? हाँ सर, तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बना। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जाके फिर वहां पे रहने लगा बहुत दिन। फिर रहते रहते वो मैटरनल या पैटर्नल इनहेरिटेंस होता गया। हाँ सर। ठीक है? और किसी का कुछ डाउट इसके बारे में? नेक्स्ट चले। देखो यहाँ पे, ये स्लाइड मैंने क्यों रखा तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे, देखो फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया में कैसे हम जी सी कंटेंट को यूज करते हैं बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है? हाई जी सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सबको दिख रहा है कि नहीं? जूम कर लो जहाँ पे हाँ सर। क्रॉसर है। एक्टिनोबैक्टीरिया जो है वो हाई जी सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है? और जो फिर्मिक्यूट्स है, ठीक है, वहाँ पे लो जी प्लस सी कंटेंट दिखने के लिए मिलता है, ठीक है? मतलब ऐसे ही यूज होता है वो। और जो प्रोटियोबैक्टीरिया है, वो नीचे पूरा एक क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो बहुत सारे टाइप है बैक्टीरिया का। जो मतलब किस कहीं कहीं पे हम जीसी कंटेंट देख के उसको डिवाइड करते हैं। एक सेकेंड, एक हाँ भाई, जीबी जीबी ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି, କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ସାରିକି ଯିବି। ओके, हाँ बाय। कहाँ थे हम? हम्म, जो मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया है, कहीं कहीं पे
जो RRNA सीक्वेंस है उसके ऊपर डिपेंड करके होता है, मेनली RRNA सीक्वेंस के ऊपर बेस करके होता है। बट पर मतलब मोर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए फिर हम जीसी कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। जीसी कंटेंट 80 मतलब 80 कंटेंट उसको सब देखते हैं कि वो कितना है, फिर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि हाँ हो सकता है कि लो जीसी कंटेंट की वजह से जो फॉर्मिक्यूट्स है वहाँ पे RRNA सीक्वेंस, मतलब जो RRNA सीक्वेंस है वो, मतलब मान के चलो तुम्हारे पास एक नया बैक्टीरिया आया, ठीक है। उसके पास जो RRNA सीक्वेंस है वो आधा मैच करता है एक्टिनोबैक्टीरिया से, आधा मैच करता है फॉर्मिक्यूट से। तो तुम वहाँ पे क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ रास्ता नहीं है क्योंकि फॉर्मिक्यूट्स में ऑलरेडी वो आधा मैच करता है, एक्टिनोबैक्टीरिया में आधा मैच करता है। तो फिर तुम जाओगे देखने के लिए कि जीसी कंटेंट कितना है, ठीक है। फिर लो जीसी कंटेंट होगा उसमें तो फिर तुम उसको फॉर्मिक्यूट्स में ऐड करोगे। तुम्हारे पास हाई जीसी कंटेंट होगा तो फिर तुम उसको एक्टिनोबैक्टीरिया में ऐड करोगे। ये दो क्वेश्चन याद रखना, जो फॉर्मिक्यूट्स है जो एक्टिनोबैक्टीरिया है वहाँ पे हाई और लो जीसी कंटेंट होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अब तक? मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। सब सर लोग? हम 80 कंटेंट से नहीं क्लासिफाई कर सकते। क्या 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 सुश्री? जो एडेनाइन और थायमिन की जो कंटेंट है उससे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। नहीं देखो, क्यों जीसी क्यों ज्यादा यूज होता है, देखो जीसी जहाँ पे ज्यादा होता है वो डीएनए उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए हम जीसी कंटेंट को यूज करते हैं आज, ये मतलब क्या आज टैक्सोनॉमिक एविडेंस या कहीं पे भी। तो जीसी कंटेंट, जी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड। कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड को ब्रेक करने से ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है या इजी है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। तो उसका मतलब क्या, जहाँ पे ज्यादा जीसी कंटेंट रहेगा वहाँ पे जो डीएनए में म्यूटेशन होने का चांस रहता है या डिलीशन होता है, डिलीशन ट्रांजिशन होता है, तो वहाँ पे वो ज्यादा नहीं हो पाएगा ना जहाँ पे हाई जीसी कंटेंट रहेगा, है कि नहीं। तो एक एक मान के चलो तुम्हारे पास एक 100 KB का डीएनए है और वहाँ पे जीसी 40% जीसी कंटेंट है, 60% एटी कंटेंट है। जो जीसी कंटेंट रीजन होगा वो ज्यादा कंजर्व होता है कंपेरेटिवली। कंजर्व मतलब वहाँ पे म्यूटेशन होने का चांस कम होता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम जीसी कंटेंट को हर जगह यूज करते हैं, आज ए कंपेरेटिव सिस्टम या तुम जो भी बोलो उसको, समझ रहे हो? हाँ सर। ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं सेल साइज एंड शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो सेल साइज क्या है, देखो बैक्टीरियल जो डायमीटर है बैक्टीरिया का वो 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको भूलना कभी नहीं। 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का जनरल लेंथ होता है, मतलब जो डायमीटर होता है, सॉरी डायमीटर होता है। और लेंथ कितना होता है, 0.5 टू 5.0। किसी को पता है फिल्टर पेपर क्या होता है? हम जब बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम फिल्टर पेपर को यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो ग्लूकोज, ठीक है। हम जो भी हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, मतलब अगेरोज डाल के, फ्रुक्टोज डाल के, तो उसके बाद हम उसको मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव मतलब वहां पे कोई बैक्टीरिया आया होगा तो ऑटोक्लेव में वो बैक्टीरिया खत्म हो गया होगा, ठीक है। खत्म हो गया होने के बाद फिर हम उसको लाते हैं, उसको हम, एक लामिनर फ्लो है, लामिनर फ्लो में जाके उसको ऐड करते हैं पेट्री प्लेट में, किसको, अगर को, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर हम हमारा बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रो करते हैं। बट कुछ ऐसे केमिकल्स है जो बैक्टीरिया को चाहिए, वो उसको जब हम ऑटोक्लेव करते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज को तुम ग्लूकोज को तुम ऑटोक्लेव करोगे तो क्या होगा वहाँ पे, ग्लूकोज डिग्रेड हो जाएगा। क्यों डिग्रेड होता है ऑटोक्लेव करने से?
बताना मुझे नेक्स्ट सर क्लास उसका में। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड ब्रेक होके वो ब्लैक सा फॉर्मेशन सर होता आपका है। वॉइस ब्रेक। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर, शायद सुश्री का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो देखो, किसी ने चाय बनाने के टाइम पे ऑब्जर्व किया है कि जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है ना, जब हम चीनी पहले ऐड करते हैं, वो चाय के ऊपर एक ब्लैक कलर सा फॉर्मेशन हो जाता है। देखा है कि नहीं? सर। ठीक है, हाँ सर। वही है ग्लूकोज। हाँ सर। वही है ग्लूकोज। ठीक है, जब हम उसको उबाल लेते हैं चाय को, वो वहाँ पे ब्लैक कलर सा फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए टी का कलर भी ब्लैक चेंज हो जाता है, ब्लैक ब्राउन से। बट हम चीनी लास्ट में ऐड करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, 40 to 60 डिग्री के अंदर रहता है तो वो जो कलर चेंज नहीं होता है। ऐसे ही फिल्टर पेपर को हम, जैसे कि ग्लूको मान लो, ग्लूकोज और बहुत सारे केमिकल्स को ऐड करने के लिए ग्रोथ मीडियम में यूज करते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर जो होता है उसका लेंथ भी 0.2 माइक्रोमीटर मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम 0.2 माइक्रोमीटर मतलब क्या है, फिल्टर पेपर का लेंथ 0.2 माइक्रोमीटर होगा, तो उसके अंदर देख के कोई भी बैक्टीरिया पास नहीं कर पाएगा। तो जो ग्लूकोज तुम तुम्हारे मीडियम में ऐड करोगे वो तुम्हारा प्योर ग्लूकोज होगा, वहां पे कोई बैक्टीरियल मतलब कंटामिनेशन का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखना, जो फिल्टर पेपर है उसका उसका लेंथ 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो सर है वो पूछते रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जिसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे कि थायोमार्गरेटा नैम्बिनेसिस एंड इलोपेसियम फिसेलोनी। ठीक है, तो ये जो दो बैक्टीरिया है उनका जो डायमीटर है वो 600 to 75 माइक्रोमीटर है। वो नॉर्मली तुमको नेकेड आई से भी दिखता होगा। ठीक है, वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है, बट इतना पता है कि वो नॉर्मल आई से दिखता है। ठीक है, देन माइकोप्लाज्म जो है, जो सुश्री बोल रही थी, वो माइक्रोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। और इसको तुम याद रखना, मतलब ये जो जो पॉइंट यहाँ पे है, जैसे कि फिल्टर पेपर का लेंथ, लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, और सॉरी, ये फिल्टर पेपर का लेंथ नहीं बोला जाएगा, ये फिल्टर पेपर का पोर साइज। ठीक है, पोर साइज मतलब वहां पे जो पोर होता है वो कितना बड़ा होता है। ठीक है, फिल्टर पेपर का पोर साइज 0.2 माइक्रोमीटर, डायमीटर 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, लेंथ 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। फिल्टर पेपर का पोर साइज 0.2 माइक्रोमीटर मैक्सिमम। देन थायोमार्गरेटा नाम्बिनेसिस एंड यूपुलोपिसिकम फिसेलोनी आर विजिबल टू द नेकेड आई, दैट इज 600, उनका जो डायमीटर होता है वो जनरली 600 to 75 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जिससे तुम आंखों से देख सकते हो। ठीक है, देन माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, उसका डायमीटर है 0.3 माइक्रोमीटर। क्लियर, ये सब पॉइंट तुमको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये दो बैक्टीरिया के नाम, कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है। देन क्यों तुमको लगता है बैक्टीरिया का जो साइज है वो क्यों छोटा है? सर सर उनमें सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल होते हैं ऑप्शन ना। होता है इसीलिए। हम्म, क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स ऑप्शन होता है। नहीं, देखो जो सर वो बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं इसीलिए। तो सर्कुलर डीएनए होता है। नहीं, देखो, मतलब मैं फिजियोलॉजिकली पूछ रहा हूँ, मतलब डिफ्यूजन वगैरह को रिलेट करें, क्योंकि बैक्टीरिया तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करता है ना, राइट? क्योंकि उसके सेल वॉल जो है, हमारे हमारे सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर भी हमारे ऊपर एक स्किन है जो हमको प्रोटेक्ट करता रहता है, बट उनके पास तो वो नहीं है ना। आइदर वो बायोफिल्म फॉर्मेशन करते हैं, नहीं तो
जनरली बाहर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड बॉक्स है और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें डिफरेंस क्या है? इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है बड़ा वाला का, राइट। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा जो सेल वॉल के थ्रू जो डिफ्यूजन ब्लू होता रहता कलर है का। वो, हाँ, वो भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरिया का साइज छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड्स होते हैं, डीएनए बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है सेल सिस्टम। फिर भी फिर भी वो बैक्टीरिया, हमको ये पता नहीं है कि वो पेट्री प्लेट में कैसे ग्रो करता है, ठीक है। यही डिफरेंस है। मतलब हम क्रिस्पर cas9 हम कब डिस्कवर किए? 2019 में, कितने दिन बाद? मतलब बैक्टीरिया के ऊपर कब से काम हो रहा है, मतलब उसका जीन सीक्वेंसिंग हो गया, सब कुछ हो गया। हमको ये भी पता नहीं था कि बैक्टीरिया के पास एक सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी है जिसको क्रिस्पर मतलब cas9 सिस्टम, क्रिस्पर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। वो अभी हमको हेल्प कर रहा है। मतलब इतनी कुछ बायोलॉजी में एक्सप्लोर करने के लिए है कि तुम रिसर्च करने बैठ जाओ, तुम्हारा जिंदगी निकल जाएगा, तुमको एक या दो मैक्सिमम मिलेगा कि हाँ ये चीज़ हम मुझे मिला। बट इंटरेस्टिंग है, तुमको हर दिन कुछ कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, इधर तुम्हारा रिसर्च से और क्या, और कोई दूसरे वाला रिसर्च से, ठीक है। तो मेनली बैक्टीरिया का साइज इसीलिए छोटा होता है क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए डिफ्यूजन को, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल में भी पोरेंस होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल में भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रिवेंट करते हैं डिफ्यूजन को छोटे होने की वजह से। जितना छोटा होगा सेल वॉल उतना छोटा, मतलब उतना कम डिफ्यूजन होगा। वेलकम रंजीत, एग्जाम कैसा हुआ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा था सर। अच्छा, बढ़िया है। क्लास तो अभी खत्म होने को है, तू रिकॉर्डिंग देख लेना अभी बैठ के, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ सर, मैं जस्ट अभी अभी आके पहुंचा घर। अच्छा ठीक है, टेक केयर। तू आज रेस्ट लेके कल 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 शायद क्लास कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ओम सर जागृति सर मैम कल से सुबह सुबह मैं कल पूछूंगा जो ओम सुबह सर जागृति मैम, क्योंकि वो सब एग्जाम देने के लिए आए होंगे भुवनेश्वर ना, तो वो शायद वो अच्छा, टायर्ड हो हाँ गए हाँ हाँ। होंगे या नहीं गए होंगे घर। देखते हैं क्या बोलते हैं वो, ठीक है। जो बैक्टीरिया, ये डिस्कशन चल रहा था कि जो बैक्टीरिया है उसका साइज क्यों छोटा है, हाँ क्यों छोटा है? गेट लेके आए हैं, बोल। सर मतलब सोच माइक्रो सोच। ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने से छोटा होना तो जरूरी नहीं है ना। सर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका साइज छोटा होता है। क्यों होता है वो ही पूछ रहा हूँ ना, तो क्या लगता है क्यों होता है? हमारा इंटेस्टाइन क्यों इतना मतलब ऐसे होता है, घूम घूम के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो, भूल गया वो टर्म, वो अंदर, क्रिस्टल। हाँ, जो क्रिस्टी होता है वो क्यों होता है फॉर्मेशन? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी वगैरह होगा, जैसे कि डिफ्यूजन वगैरह या कोई भी सिंथेसिस वगैरह, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना, बहुत साइज ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, बट प्रोकैरियोट के पास उतना ज्यादा जीन नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जितना छोटा साइज होगा डिफ्यूजन उतना कम होगा, माइक्रो जो वो बैक्टीरिया होगा वो खुद को कंट्रोल करके रख पाएगा, ठीक है। दिस इज द मतलब मेन डिफरेंस, क्यों वो छोटा होता है। पहला रीजन और है कि आपने फिर जो बताया वो बैक्टीरिया बड़ा होते हैं तो उसका क्या? उनके पास मतलब, देखो, हम एक जनरल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया बहुत बड़ा होते हैं जैसे कि थायोमार्गेरिटा नाम्बिनेसिस एंड इफोलोपेसिकम फिसिलोनी, ठीक है। तो हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा होगा जो उनको प्रोटेक्ट करता होगा, जैसे कि बायोफिल्म वगैरह, वो अच्छे से बायोफिल्म फॉर्मेशन कर रहे होंगे, या वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे।
तो डिपेंड करता है कहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वो बायोफिल्म फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आज ये जनरल बोला जाए कंपैरेटिवली टू यूकेरियोट्स, तो सेल मतलब प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे होते हैं। तो इसीलिए मतलब जो एरिया होता है डिफ्यूजन का, उसको कम करने के लिए बैक्टीरिया का साइज छोटा होता है, ठीक है। ओके तीसरे, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का शेप क्या होता है। मेनली 3 टाइप का शेप होता है, 3 या 4, 4 होते हैं। 4 शेप होता है। क्या क्या होता है वो? एक तो कॉमन शेप होता है और हम्म इसमें एक वही मिसिंग है, स्पाइरल। इसमें वही मिसिंग है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये इमेज गूगल से उठाया था, लैब में था, तो वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कॉमा शेप भी होता है, तो इसको तुम नोट कर लेना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंसर्ट करके कॉमा शेप वाला। फिर तो उसको विब्रियो बोलते हैं ना, जो कॉमन शेप होता है। हाँ, विब्रियो बोलते हैं। तो स्पीयर्स मतलब क्या होता है? राउंड, राइट। कोकस। हाँ, राउंड राउंड। राउंड। तो वहाँ पे जो राउंड होते हैं वो, हाँ, जो बैक्टीरिया है जो राउंड होते हैं उनको कोकाई बोला जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो क्या करते हैं ना, अपने आप से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब 2 राउंड का होगा उसको डिप्लोकोकाई बोलेंगे, 3 राउंड का होगा तो उसको ट्रिप्लोकोकाई, ट्रिप्लोकोकाई नहीं होते हैं, टेट्राड होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मतलब डिपेंड करता है कि वो कैसे राउंड फॉर्मेशन करके रह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेप्ट्रोकोकाई मतलब एक लाइन सा फॉर्मेशन करके रहते हैं, ठीक है। देन स्टेफेलोकोकाई मतलब वो एक बंच फॉर्मेशन करके रहते हैं, बंच जैसा, ठीक है, उसको इसीलिए स्टेफेलोकोकाई बोला जाता है। देन कोकाई के बाद रॉड शेप जो होते हैं उसको बैसिली बोला जाता है, ठीक है। मतलब बैसिली मतलब चेन, चेन टाइप का, ठीक है। तो वैसिली में कभी कभी तुमको फ्लैजेलेटेड वैसिली मिलेगा, ठीक है। वैसिली मतलब जो एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पोर पता है? बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तभी क्या मतलब कैसे ग्रो करता है और उसका डिवीजन कैसे होता है? बाइनरी फिजन, राइट। तो जो बाइनरी फिजन है, वो बाइनरी फिजन होने के बाद कभी मतलब मान के हाँ चलो, सर। अभी रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बैक्टीरिया एक अच्छे से ग्रो करे, बट जब समर आ जाएगा, समर में ऐसा नहीं होगा ना, मतलब ऐसा नहीं है ना समर में वो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा। फिर वो क्या करेगा ना, जब हार्श कंडीशन आ जाएगा वहां पे वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है, तो ठीक है। तो एंडोस्पोर मतलब, एंडो मीन्स अंदर, स्पोर मतलब कौन बोलेगा? प्लांट बायो वाला है। डॉक्टर वो बड़े हम्म वो डॉक्टर बड़ी फल करेगा। हाँ, डॉटर बॉडी। स्पोर मतलब डॉटर बॉडी नहीं होता है, उसको उसको रिजर्वेशन बोला जाएगा, मतलब जो आउटर जेनेटिक। लायर बना लेता है। हाँ, स्पोर को मतलब वो अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल वगैरह है उसको सेल के अंदर एक राउंड सा वेसिकल जैसा फॉर्मेशन कर देता है। और जो स्पोर होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो भी बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छे से बना हुआ होता है कि वो सेल वॉल वो कोई भी कंडीशन को पार कर सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन को पार करने के लिए। तो वो जो स्पोर है वो उसको क्लोस्ट्रीडियम बोला जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। देन स्पाइरल शेप का जो होते हैं वो मेनली स्पाइरिला और हेलिकल शेप होते हैं, ठीक है। स्पाइरिला उनको बोला जाता है, क्लियर। इसमें और जो स्प्रिंग शेप होते हैं उसको स्पाइरोचिट्स बोला जाता है, ठीक है, स्प्रिंग शेप जैसा। तो मैटर करता है, मतलब तुमको बस ये याद रखो कि पहले कोकाई जो स्पियर, रॉड शेप बैसिली, स्पेरिकल्स जो होते हैं वो स्पाइरिला, देन कॉमा शेप जो होता है वो विब्रियो।
ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? सर उसका एग्जाम्पल भी याद रखना होगा क्या? एग्जाम्पल, सर स्पिरुलिना जो है वो स्पिरिया जो है वो स्पेरिकल है ना यार, ऐसे रखोगे। जो बैसिलस है, बैसिलस रॉड शेप है, ठीक है, तो तुमको बैसिलस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई कोकाई टाइप का है, तो तुम स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेफालोकोकाई, डिप्लोकोकाई, तुम इसको याद रख सकते हो। कोकाई से रिलेटेड होगा तो वो स्पीयर शेप होगा, रॉड शेप बैसिली होगा, बैसिली, ठीक है। और स्पाइरल शेप होगा तो वो स्पाइरिला टाइप का होगा, जो हेलियोबैक्टीरिया वगैरह। देन कॉमा शेप होगा तो विब्रियो, इतना ही। और स्पाइरोचेट्स याद रखना है, लास्ट वाला। यहाँ पे जो स्प्रिंग शेप जो है उसको स्पाइरोचेट्स बोला जाता है, वो स्प्रिंग शेप उतना ज्यादा एग्जाम में बाय द वे नहीं आता है। मतलब ये 5 टाइप ही है जो एग्जाम पे आते रहते हैं, कभी भी पूछा जाता है बैक्टीरिया के शेप के बारे में, तो वहां पे। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासिफाई होता है, देखो। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, देन सिस्टमेटिक्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब तुम पहले कोई भी बैक्टीरिया तुमको हाँ, कोई कुछ बोला क्या? ओके, टैक्सोनॉमी जो है, ठीक है, वो तुमको डिस्क्राइब करता है कि जो तुमको जो बैक्टीरिया मिला हुआ सर है। आज इतना इतना ही, बस क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे, उसके बाद वाले मतलब 22 स्लाइड, ये स्लाइड खत्म करेंगे फिर खत्म। ठीक है, 2 ही स्लाइड बस। हाँ क्लास सर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पहला है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तुमको ये बताता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म आया है वो कहाँ से आया है। आई मीन उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिक कैरेक्टर क्या है, फिर तुम उसको क्या करते हो, उसका कैरेक्टर 16S RRNA सीक्वेंस क्या है, फिर तुम टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस करके उसको क्लासिफाई करते हो। मतलब क्लासिफिकेशन में वो कौन सा क्लासिफिकेशन में रहेगा, ठीक है। तुम क्लासिफिकेशन में ऐड कर दिया, मान लो तुम स्टेपलोकोकस में, मतलब कोई भी एक प्रोटियोबैक्टीरिया में तुम उसको ऐड कर दिया, ठीक है। प्रोटियोबैक्टीरिया में ऐड करने के बाद फिर उसका अच्छे से तुमको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नोमेनक्लेचर तुम कुछ कुछ भी नाम दे दोगे, उसको बैक्टीरियल कोड के हिसाब से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। देन फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि जो प्रोसेस में वो आइसोलेट हुआ है वो ठीक है कि नहीं है, उसको डिटर्मिनेशन किया जाएगा, वो सब होगा। मतलब वो दूसरे रिसर्चर करेंगे। देन उसके बाद बहुत ज्यादा रिसर्च होने के बाद वो सिस्टमेटिक हो जाएगा। सिस्टमेटिक मतलब पूरा एक क्लास आ जाएगा उसके अंदर, उसको सिस्टमेटिक बोला जाता है, बस। देन चलते हैं कि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है। ये तुमको दिख रहा है, ये पेट्री प्लेट दिख रहा है कि नहीं सबको? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे अभी हाँ दिखा। सर। ठीक है, ये जो पेट्री प्लेट है, यहाँ पे देख रहे हो सब ग्रोथ हुआ है बैक्टीरिया का, देख रहे हो कि नहीं? देखो, यस सर। कहाँ पे हाँ व्हाइट सर। कलर होता है, कहाँ पे येलो कलर होता है, मतलब सबका कलर कंट्रास्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं। और कहाँ पे ये ग्रो, मतलब यहाँ पे ये एक ही कॉलोनी ग्रो हुआ है, बट यहाँ पे मिक्स्ड कॉलोनी ग्रो हुआ है, ठीक है। ये है बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी, मतलब जो कॉलोनी है, कॉलोनी से तुमको पता चलता है कि हाँ ये जो बैक्टीरिया है, मतलब ये एक ही कॉलोनी है, सेम। मतलब यहाँ पे जो येलो कलर है वो येलो कलर सेम कॉलोनी है, ये व्हाइट कलर डिफरेंट कॉलोनी है। हो सकता है ये व्हाइट कलर सेम बैक्टीरिया कॉलोनी हो सकता है, मतलब सेम बैक्टीरिया स्पीसीज हो सकता है, बट ये जो येलो कलर और ये व्हाइट कलर का कॉलोनी डिफरेंस है। यहाँ पे मिक्स्ड कॉलोनी देख रहे हो, ठीक है। यार तुमने सुन, मतलब तुमको पता होगा कि एक कंपटीशन होता रहता है। कौन सा कंपटीशन, क्या कंपटीशन होता है? बैक्टीरिया के अंदर एक कंपटीशन होता रहता है, ठीक है। जब कोई भी, मतलब तुम हो, तुम्हारे घर पे तुम्हारा बहन है, ठीक है, या तुम्हारा भाई है, फिर तुम्हारे बीच घर पे कुछ खाना आ गया, तो कंपटीशन होता रहता है कि नहीं, कौन ज्यादा, किसको ज्यादा मिलेगा। तो बैक्टीरिया भी ऐसे करते हैं, तो उस टाइम वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स फॉर्मेशन करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया कॉलोनी को अफेक्ट करता है।
ठीक है, उसको मार देता है। बट कहीं कहीं मिक्स्ड कॉलोनी भी देखने के लिए, इसको मिक्स्ड कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो जो मार्जिन है, तुम मैं ये पीपीटी भेजने के बाद जिसको इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में देखना, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी सबको चाहिए। ठीक है, आगे चलकर तो दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन, कलर, एलिवेशन, टेक्सचर, शेप। ठीक है, ये सब तुमको वहाँ पे बैक्टीरिया कॉलोनी आइडेंटिफिकेशन में तुमको देखने के लिए मिलता है। और ये जो पेट्री प्लेट है, ये एक छोटे बच्चे का हाथ है। हाथ को अगर मीडियम के ऊपर चिपका दिया, ठीक है, चिपका देने के बाद फिर देखें कि ये ऐसा ग्रोथ हुआ है पूरा। ठीक है, ये हमारा स्किन माइक्रोबायोटा है, ये जो ग्रो हुआ है। ठीक है, देन ये है कि मार्जिन डिफरेंट होता है। देखो कहीं पे एंटायर होता है स्मूथ, कहाँ पे कर्ल्ड होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है, अंडुलेट होता है, देन लेबोर्ट होता है। तुम जब मैं जब भेज दूंगा तुमको पूरा पीपीटी, पीपीटी के बाद तुम देखना, वहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब तुम कंपेयर कर सकते हो देख के कि जो कर्ल्ड है यहाँ पे कौन सा कर्ल्ड है, और एंटायर कौन सा कॉलोनी एंटायर है। ठीक है, फिर कलर कलर के हिसाब से ऑरेंज, रेड, पिंक, ब्लैक, ब्राउन, ओपेक, ओपेक मतलब पूरा वाइट जैसा थिन फिल्म जैसा फॉर्मेशन होता है। देन मिल्की टाइप का होता है। देन एलिवेशन, एलिवेशन मतलब जो ये जो मार्जिन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो एलिवेशन है वो कैसा है। ठीक है, देन टेक्सचर, टेक्सचर मतलब वो कैसे दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड दिख रहा होगा, वहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस एरिया, मतलब यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा है, तो वो टेक्सचर है। ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन टाइम पे, बैक्टीरिया ग्रो करने के टाइम पे तुमको काम आता है। देन शेप, जो कॉलोनी है वो देखो, ये जो है राइजोइड लाइक, रूट लाइक शेप, फिलामेंटस शेप, इरेगुलर, स्पिंडल। यहाँ पे देखो तुम फिलामेंटस शेप है, दिखा देता हूँ रुको। देख रहे हो ये वाला, ये फिलामेंटस शेप है। सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये जो है, ये ये लीफ लीफ जैसा शेप है, मतलब राइजोइड भी इसको बोल सकते हो, ये वाइट कलर। तो ये पूरा ऐसे ही स्ट्रक्चर, मतलब तुमको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। फिर तुम वहां से देखोगे कि तुम्हारा जो बैक्टीरिया कॉलोनी है वो किससे मैच करता है, तुमको कौन सा चाहिए, वो सब मतलब आगे एक्सपेरिमेंट में वो यूज होता है। तो ये है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन हम कल देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे, ताकि क्योंकि एग्जाम में आता है थोड़ा